नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री से संबंधित कुछ टॉपिक आप लोगों के सामने लाए हैं और उन टॉपिक्स पर जो एमसीक्यूज बने हैं पिछले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और भी कई एग्ज़ाम हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर किसी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में है, वो जो प्रश्न वहाँ पर पूछे गए उन प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रकूट वंश से कुछ प्रश्न रहेंगे। पल्लव चोल काल से मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन 2-4 प्रश्न चोलकालीन भी रहेंगे जो पहले हमने नहीं किए थे, और चालुक्य शासकों से कुछ प्रश्न रहेंगे, चालुक्य काल से कुछ प्रश्न रहेंगे, चालुक्य के टाइम पीरियड से कुछ प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह के हम आज 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो प्रश्न है जो या तो यूजीसी नेट में पहले पूछे जा चुके हैं या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, नोट करते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथ में हुई थी। पल्लव वंश की समाप्ति का यहाँ पर अर्थ है कि पल्लव वंश को किसने समाप्त किया था, किसने हराया था और अपने वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, 2 कल्याणी के चालुक्य, 3 चोल और चौथा है वातापी के चालुक्य। तो मैं यहाँ पर हाईलाइटर ले लेता हूँ, थोड़ा आपको हाईलाइट करने के लिए दिखाता रहूंगा साथ में। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका चोल। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, चोल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या क्या रहती है इस प्रश्न की। दीर्घकालीन पल्लव चालुक्य संघर्ष ने पल्लवों को नितांत निर्बल बना दिया था। ठीक है, फलतः वे चोलों तथा राष्ट्रकूटों की बढ़ती हुई शक्ति का सामना नहीं कर सके। ठीक है, 897 ईस्वी में चोल नरेश आदित्य प्रथम ने पल्लव शासक अपराजित की हत्या कर तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तथा दक्षिण भारत में पल्लवों की सर्वशक्तिमान सत्ता के स्थान पर महान चोल शासक का उदय हुआ। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पहला है राजेंद्र प्रथम, दूसरा है राजराजा प्रथम, तीसरा है कुलोत्तुंग प्रथम, चौथा है राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर आ जाएगा राजराजा प्रथम। किसने किया था, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किसने किया था, राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, उसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तंजौर या तंजई साम्राज्यवादी चोलों का राजनीतिक और अनुष्ठानिक केंद्र था। ठीक है, राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित शिव को समर्पित भव्य बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का भौतिक एवं प्रतीकात्मक केंद्र रहा है, या उसको भौतिक एवं प्रतीकात्मक केंद्र कहा जा सकता है। इसका निर्माण 1003 ईस्वी से 1011 ईस्वी के मध्य संपन्न हुआ। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा व लंबा यह मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये रही, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित चालुक्य राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको विचार करने के लिए बोला गया है। नीचे जो प्रश्न है असली वो क्या पूछा गया है कि इनको सही क्रम में लगाइए। ठीक है, सही क्रम में लगाइए। तो पहला जो ऑप्शन दिया है वो है विजयादित्य, फिर विनयादित्य, फिर पुलकेशिन द्वितीय और फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, फिर नीचे कूट दिए गए हैं। तो कूट में जो आंसर इसका आता है वो आता है ऑप्शन आपका जो 3 है, पहला चौथा शासक आता है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर 1 है। देख लेते हैं, कीर्तिवर्मन आता है, फिर पुलकेशिन द्वितीय आता है, फिर विनयादित्य आता है, फिर विजयादित्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जो वातापी के जो चालुक्य वंश थे उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो भी देख लेते हैं। 9 शासक वातापी के जो चालुक्य वंश के हुए, टोटल 9 शासक हुए। इनकी हम देख सकते हैं, जैसे पुलकेशिन प्रथम, वातापी के स्वतंत्र चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, पुलकेशिन प्रथम। पहला जो शासक वातापी के चालुक्य से हुआ वो पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, जो ऊपर दिया गया है बीच से दिया गया। आप ये मत सोचिए कि अगर कीर्तिवर्मन प्रथम पहले आ रहा है तो वो उसका स्थापना जो है चालुक्य जो वातापी के थे उसने की थी। ये बीच से उठाया गया और आपको बीच से दिया गया और बीच से आपको क्रोनोलॉजी इसकी तय करनी है। ठीक है, जो वातापी के चालुक्य थे उसका जो वास्तविक संस्थापक था वो था पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, फिर आता है उसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम, फिर आता है मंगलेश, टाइम पीरियड आप साथ साथ देखते रहिए, फिर पुलकेशिन द्वितीय आता है, फिर विक्रमादित्य प्रथम आ जाता है, फिर विनयादित्य आ जाता है, फिर विजयादित्य आ जाता है। ठीक है, फिर विक्रमादित्य द्वितीय आ जाता है और फिर आपका कीर्तिवर्मन द्वितीय आ जाता है। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस चोल शासक के हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था। चोल शासक जो था, कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने हेमगर्भ और तुलाभार
यज्ञों का जो संपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेट में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, राजाधिराज द्वितीय या फिर परांतक प्रथम। तो इसका आंसर आ जाएगा परांतक प्रथम। ठीक है, किसने किया था हेमगर्भ और तुलाधार नामक यज्ञों का जो संपादन है, यज्ञ किसने करवाए थे? ये परांतक प्रथम ने किए थे। परांतक प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 919 ईस्वी से 921 ईस्वी में प्रकाशित उत्तर मेरू अभिलेखों से पता चलता है। चोल स्थानीय शासन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका कहाँ से पता चलता है आपको? उत्तर मेरू लेखों से। देखिए एक प्रश्न और भी यहाँ पर बन सकता है कि चोल जो ग्रामीण प्रशासन का जो पता है वो कहाँ से जानकारी मिलती है? कहाँ से जानकारी मिलती है उसकी? उत्तर मेरू अभिलेख से। और उत्तर मेरू अभिलेख किसका? परांतक प्रथम का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उत्तर मेरू अभिलेख में ही हमें क्या पता चलता है कि उसने कृषि की उन्नति तथा विस्तार के लिए संपूर्ण राज्य में अनेक नहरों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? परांतक प्रथम ने करवाया था। कहां से पता चलता है? उत्तर मेरू अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, और एक चीज और पता चलती है, हेमगर्भ और तुलाधार नामक यज्ञों का जो संपादन है वो परांतक प्रथम ने करवाया था। कहां से पता चलता है? उत्तर मेरू अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, तो एक प्रश्न के साथ हम कम से कम 5-6 चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि आप इन टॉपिक्स से प्रश्न यूजीसी नेट में यदि आते हैं आपके लिए, तो आप जब 4-5 चीजों को एक साथ डिस्कस करेंगे, एक प्रश्न के साथ आप 5-6 चीजों को साथ में लेकर चलेंगे, तो क्या होता है कि यदि आसपास से भी प्रश्न आता है, यदि सेम प्रश्न तो नहीं आएंगे, हो सकता है कोई सेम भी आ जाए, लेकिन यदि आसपास से भी आपके लिए प्रश्न आता है तो क्या हो जाता है कि आपको वो सॉल्व करने के लिए आसान हो जाता है। ठीक, क्योंकि आपने वो चीजें डिस्कस की होती है, आपने वो चीजें याद की होती है, नोट की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोल समिति में निर्वाचित होने की योग्यता थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको भी कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था, पूछा जाता है, और भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोलकालीन जो समितियां होती थी, ठीक है, उसके लिए क्या जो आपकी योग्यताएं होती है, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देते हैं, पीजीटी के लिए एग्जाम देते हैं, तो उस समय क्या थी? समितियां बनी थी, कमेटीज बनी थी चोलकालीन। तो उन कमेटियों के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए, या फिर वेदों या अन्य ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। फिर अगला है कि निज घर में निवास होना चाहिए। निज घर में निवास मतलब उसके पास अपना घर होना चाहिए। नीचे कूट दिए हैं बी सी ए बी ए सी और ए बी सी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 ए बी सी। मतलब इसका आंसर चौथे नंबर पर है ए बी सी, यानी कि इसको तीनों चीजें जरूरी थी, तभी आप चोलकालीन समिति में आप पद प्राप्त कर सकते थे या शामिल हो सकते थे। ठीक है, अब व्याख्या इसकी क्या है कि परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख में हमें क्या है? कार्य समिति जो होती है चोलकालीन जो वारियम थी उसकी जो सूची है वो मिलती है कि कौन कौन लोग और किस तरह की योग्यताएं उत्तर मेरू लेख से हमें मिलती है कि किस किस तरह की योग्यता आपको समिति में शामिल होने के लिए चाहिए होती थी। ठीक है, पहला है 35 से 40 वर्ष की मध्य आयु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरा क्या है? कर देने योग्य 1/4 नीलम वैली का मालिक हो, यानी कि 1.5 एकड़ का मालिक हो। आज की जो भूमि है 1.5 एकड़ का, कम से कम एक वैली यानी 1.5 एकड़ का मालिक होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 1.5 एकड़ तक की भूमि होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप शामिल नहीं हो पाएंगे। अपनी जमीन पर अपना घर होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक वेद तथा उसके भाष्य का ज्ञाता हो, या तो उसको एक वेद की ज्ञान हो, वार्तमान हो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, या फिर अथर्ववेद। इन सब में से या तो एक वेद का ज्ञाता हो, या फिर उसके जो भाष्य हैं उन पर जो टीकाएं लिखी है उसका ज्ञाता हो। ठीक है, पिछले 3 वर्षों से वह संबंधित वारियम के लिए चयनित ना हुआ हो। एक और जो पॉइंट है यहाँ पे कि पिछले 3 साल से वो उस कमेटी में नहीं होना चाहिए। नए लोग भर्ती होते थे, ठीक है, अब 1 साल के लिए भर्ती होते थे, तो 1 साल के लिए ये भी देखा जाता था कि पिछले 3 साल तक वो कमेटी में ना रहा हो। ठीक है, जो समिति थी चोलकालीन। ठीक है, चुने जाने वाले सदस्य का कोई निकट संबंधी किसी अन्य उप समिति का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चोलकालीन उप समितियां थी, समितियां थी, तो जो चुना गया सदस्य है उसका जो रिश्तेदार है या संबंधी है, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई और उप समिति में हो या फिर उस समिति में हो। इस तरह की जो वो है वो आपको योग्यताएं चाहिए होती थी चोलकालीन समिति में शामिल होने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रसिद्ध जो प्रमुख केंद्र था कौन सा था? कांची, विक्रमशिला, उज्जैनी, तक्षशिला। तो आंसर आ जाएगा कांची। ठीक है, पल्लव काल में कांची विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम तथा नानादेशी क्या निरूपित करते हैं? मणिग्रामम और नानादेशी क्या चीजें थी? ये वर्ड जो है वो क्या बताते हैं, किस लिए यूज होते थे, क्या इनका मतलब था? तो ऑप्शन ए, ब्राह्मणों को भूदान दान करने के लिए यूज होते हैं, या फिर भू उपज में राजा का भाग के रूप यूज होते हैं, या फिर व्यापारिक श्रेणियां थी, या फिर सैनिक छावनियां थी। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा व्यापारिक श्रेणियां थी। मणिग्रामम और नानादेशी क्या थी? ये व्यापारिक श्रेणियां थी प्राचीन भारत में। ठीक है, व्यापारिक श्रेणियां थी ये। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी संस्था
विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ठीक है, यहाँ पर जो संस्था है, श्रेणियां हैं, कौन विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी है, नानादेशी है, नगरम है या मणिग्रामम है, तो 3 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो नानादेशी और मणिग्रामम दोनों है, ये किससे संबंधित है? दोनों ही विदेशी व्यापारियों से संबंधित विदेश व्यापार करती थी। ठीक है, अगला देखते हैं। लेखों से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारिक संघ है, जैसे मणिग्रामम होता था, नानादेशी होता था, ठीक है, व्लैंग होता था, वलैंग, ठीक है, वलंजियर होता था, इंदिगे आदि होता था। ठीक है, मणिग्रामम नानादेशी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मणिग्रामम और नानादेशी जो श्रेणियां हैं वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए जानी जाती है, और ये दूसरे देशों के साथ ही मोस्टली व्यापार करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा तंजौर विमान भारतीय वास्तुकला की कसौटी है? ये एक कोट है। किसने कोट किया है तंजौर के जो मंदिर को? एक कुमारस्वामी, रोमारोला, या फिर पर्सी ब्राउन, या फिर जोनाथन स्विफ्ट? तो इसका आंसर आ जाएगा पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है कि तंजौर विमान भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। ठीक है, तंजौर स्थित शिव मंदिर गर्भगृह के भीतर विशाल शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, इसकी व्याख्या है, इसे अब बृहदीश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर 200 फीट यानी कि 60 मीटर ऊंचा या 13 मंजिला पिरामिड नुमा विमान है। ठीक है, सर्वोच्च बिंदु पर द्रविड़ शैली का कुबंध यानी स्तूपिका निर्मित है। ठीक है, यह द्रविड़ शैली का सबसे ऊंचा विमान है। ठीक है, पर्सी ब्राउन के अनुसार इसका विमान न केवल द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम विमान है, अपितु भारतीय स्थापत्य कला की कसौटी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर का सबसे छोटा है? वहां पर जो बृहदेश्वर मंदिर उसमें 5 रथ आपको देखने को मिलते हैं। तो द्रौपदी रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, या फिर धर्मराज रथ है। तो इसका आंसर आ जाएगा द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, और सबसे जो बड़ा रथ है वो धर्मराज रथ यानी युधिष्ठिर का रथ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे छोटा जो है द्रौपदी रथ है, सबसे बड़ा आपका धर्मराज रथ आ जाएगा अगर प्रश्न में आपको पूछा जाए तो। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? ठीक है, ऑप्शन ए नगरम, बी सभा, 3 महासभा, 4 आ जाएगा अलुगणम। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अलुगणम। ठीक है, अलुगणम। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? चोलकालीन जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो सर्वसाधारण की सभा थी वो किसके अधीन होती थी? ऑप्शन ए सभा, समिति, कोटम, उर। तो इसका आंसर आ जाएगा उर। ठीक है, क्या आ जाएगा? उर आ जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। उर क्या था? उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। वह सभी लोगों की ग्राम सभा थी जो गैर ब्रह्मोदय या वेलन वगाई ग्रामों में पाई जाती थी। ठीक है, गैर ब्रह्मोदय, जिनको ब्रह्मोदय भूमि नहीं दी जाती थी, ठीक है, उन लोगों की सभा थी। ग्राम सभा वाले गांव में ब्राह्मणों की संख्या नगण्य होती थी। ठीक है, ग्राम सभा जो है, ये जो उर वाली सभा है, उसमें ब्राह्मणों की संख्या बिल्कुल नगण्य थी, मतलब बिल्कुल नहीं होती थी। यह चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। उर की कार्य समिति को अलुगणम या गणम यानी गडम कहा जाता था। उर संस्थाओं वाले ग्रामों में कृषि भूमि, निवास क्षेत्र, पेयजल के स्रोत, सिंचाई स्रोत, चरागाह तथा शमशान घाट आदि आते थे। ठीक है, उर जो संस्थाएं हैं उनके अधीन जो ग्राम है उनमें क्या क्या चीजें आती थी? कृषि भूमि आती थी, निवास क्षेत्र आते थे, पेयजल के स्रोत आते थे, सिंचाई स्रोत आते थे, चरागाह तथा शमशान घाट आदि आते थे। ठीक है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पोनवारियम, एरिवारियम, टोटवारियम, या फिर संवत्सवारियम? तो इसका आंसर आ जाएगा टोटवारियम। ठीक है, कौन देखता था? उद्यान का जो प्रशासन है, जो बाग बगीचे उद्यान होते हैं उसका जो प्रशासन है वो टोटवारियम देखता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब श्रेणियां क्या है? चोलकालीन श्रेणियां है। पोनवारिम है, एरियावारिम है, टोटवारिम है, संवत्सवारिम है, ये क्या है? श्रेणियां है चोलकालीन। ठीक है, इसमें उद्यान का कार्य कौन देखता था? टोटवारियम। निम्नलिखित में से गोपुरम क्या है? मंदिर, शिखर, प्रवेश द्वार, गर्भगृह। तो ये प्रवेश द्वार है। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर किस राजवंश के द्वारा निर्मित किया गया है? चोल, चालुक्य, पल्लव, प्रतिहार। तो इसका आंसर आ जाएगा चालुक्य। ठीक है, जो मंदिर है वो चालुक्य जो शासक है उन्होंने स्थापित किया था। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर जो है वो चालुक्य शासकों ने बनाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव एवं वाकाटक राज्यों में ग्राम प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुखिया, मुनि, मेहतर, या ग्राम वृद्ध? तो इसका आंसर आ जाएगा ग्राम वृद्ध। ठीक है, ग्राम वृद्ध जो वर्ड है वो वाकाटक राज्यों में ग्राम प्रमुख को डिनोट किया जाता है। ग्राम प्रमुख को बोलते थे, क्या बोलते थे? ग्राम वृद्ध बोला जाता था। मतलब जो गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था वो ही ग्राम प्रमुख होता था, ग्राम हेड होता था, गांव का हेड होता था, गांव का मुखिया होता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न धार्मिक परंपराओं के धर्मस्थली की संस्थिति को साथ साथ दर्शाने वाले दर्शनीय स्थलों में से एक है। ठीक है, विभिन्न धार्मिक परंपराओं
कि धर्म स्थलों की संस्थिति को साथ साथ दर्शाने वाले दर्शनीय स्थलों में से क्या है? एलोरा, सांची, अमरावती या मथुरा। ठीक है, एलोरा इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, राजाधिराज है, राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, वीर राजेंद्र है। तो इसका आंसर आ जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा पहला चोल शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? पहला जो ऑप्शन है उत्तम चोल, फिर राजाराज प्रथम, फिर राजाधिराज, फिर राजेंद्र चोल। तो उत्तम चोल इसका आंसर आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, मतलब सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्रा चोल शासक ने जारी की थी, वो उत्तम चोल ने जारी की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? तो परांतक है या विजयालय है, राजराज प्रथम है, सिंह वर्मन है। तो परांतक जो था उसने क्या है, मदुरई कोंडवन की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। तो इसका आंसर आ जाएगा वातापी। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न थे 20 एमसीक्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से। रट लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इन चीजों को। ये चोलकालीन प्रशासन से थे, आपके चालुक्य के प्रशासन से थे, राष्ट्रकूटों से थे, ठीक है, पल्लवों से थे। तो इस तरह के क्या ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस तरह के प्रश्न आपके जो रिवाइज है, रिविजन जो आप करते हैं, आपकी जो रिविजन होती है, आपने यदि थ्योरी पल्लव काल को पढ़ लिया है, चोलकालीन प्रशासन को पढ़ लिया है, ठीक है, राष्ट्रकूटों को पढ़ लिया है, तो उसके बाद क्या है, ये जो प्रश्न है आपको रिवाइज करते हैं, आपके बैक ऑफ माइंड में जो स्टोरेज आप पढ़ते हैं तो बैक ऑफ माइंड में स्टोर हो जाती है चीजें, उसको रिकॉल करवाता है। जब आप यूजीसी नेट एग्जाम में बैठेंगे तो वो चीजें रिकॉल होना बहुत जरूरी है, तभी आप वहां पर प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखी होगी, शेयर की होगी, लाइक की होगी, सब्सक्राइब किया होगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।